एक ऐसी चीप और अच्छी मेल अरेंजमेंट्स किए कि मैसेज जो है वो वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। अपनी वीडियो सब ऑन कर लो बेटा एक बार प्लीज, एवरीबडी ऑन्स, अपनी वीडियो को ऑन करें बेटा प्लीज। ऑफ भी रखें। सो देखो, हम 1857 को ट्रीट एज, वी ट्रीट 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Why? Question arise why? And answer is because we fight against the Britishers unitedly first time. ठीक है बेटा, that's why we call that it is the first war of independence. But after 1857 the East India Company rule, the East India rule come to an end. ठीक है बेटा, बेटा हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी rule comes to end. Then the formal rule of Britain started. सर फॉर्मल मींस ऑफिशियल तौर पर बेटा, ठीक है, फॉर्मल रूल स्टार्टेड इन इंडिया। इट मींस ठीक है बेटा, ठीक, इन इंडिया, इतनी बात क्लियर। इट मींस नाउ we share a common identity. बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस, पेज नंबर 92। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी जो आइडेंटिटी थी वो कॉमन हो गई थी बेटा। ठीक है, यानी कि नाउ अब से जो आफ्टर 1857 वी स्टार्ट शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी। हम सब के सब अब एक आइडेंटिटी को शेयर कर रहे थे, और वो आइडेंटिटी क्या थी कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है बेटा, किसके पार्ट थे हम? ब्रिटिश इंडिया के ऑफिशियल पार्ट बन गए थे। अब हम बात करेंगे कि जब इतना कुछ हुआ तो डेफिनेटली था कि हम लोग कुछ आपने पढ़ा कि पहले ही वो 1838 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गए, तो बहुत से इंडियंस ने उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन ली और दे अडॉप्ट द प्रोफेशन। द लीडर्स, सम न्यू लीडर्स कम इनटू द फ्रेम like the grand old man of India. Can anybody tell me who is known as
grand old man of India? Shanvi, beta, who is known as grand old man of India? Anybody? Who is known as grand old man of India? Anybody tell me? सर नेहरू जी। सर नारोजी नारोजी दादा भाई। Yes, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही बोले। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सॉरी, दादा भाई नौरोजी हो, फिर चाहे WC बैनर्जी हो या फिर और लीडर्स हो, दे आर वेल एजुकेटेड। और दादा भाई नौरोजी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्टेड हुए थे बेटा, और उनकी एक बुक थी कि जिनमें उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स है दे आर नॉट डेवलपिंग इंडियंस, व्हाट दे हैव द मोटिव, दे जस्ट ओनली exploiting the Indian resources, ठीक है। सो आइडेंटिटी, जैसे आपसे कहा कॉमन आइडेंटिटी, और उससे क्या हुआ, सोशल जो बाउंड्रीज थी टू फाइट अ कॉमन एनिमी, this unite a lot strength and the people start working in their own capacity towards the freedom of India from British rule. Let's study the causes of feeling of nationalism. सबसे पहले बेटा टाइम के साथ साथ कि उन्होंने 19 नहीं 1878 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आर्म्स एक्ट, ठीक है, 1878 आर्म्स एक्ट 1878 that barred Indians to carry weapons. ओके, उनको किया गया। इसका मीनिंग जो था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1878 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग इंडियंस को वेपन रखना या कैरी करना बैन कर दिया गया था, ठीक। इसी ईयर के अंदर 1878 के अंदर था ना बेटा, तो 1878 के अंदर उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसके अकॉर्डिंग जो न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स जो थे, न्यूज़पेपर्स या मैगजीनों या फिर कुछ और पीरियोडिक जो भी पब्लिकेशंस थे, that publications material first be approved by Britishers, मीन्स कि जो भी चीज है वो पहले ब्रिटिशर से अप्रूव कराई जाएगी, उसके बाद ही क्या होगा कि वो पब्लिश कर सकते हैं। यदि अप्रूव नहीं कराएंगे तो वो उसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। उसके बाद आपने देखा इस टाइम पर सर, हाँ बेटा बोलो
सर ये वारनाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए पास किया था ना कि इंडिया के लोगों में अवेयरनेस ना फैले, भावना ना पैदा होए नेशनलिज्म के बारे में। नहीं, क्योंकि बेटा जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो वो क्या करता है, यदि कोई गलत लिखेगा तो अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब असंतोष लोगों में जागेगा, लोग गवर्नमेंट को अपोज करना शुरू कर देंगे। आपको कैसे पता चला कि पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है? हाउ डिड यू नो दैट? अब हम इससे पैनिक भी तो कर सकते हैं ना, पैनिक भी तो क्रिएट किया सकता है। यदि मान लीजिए डेली कुछ खतरनाक न्यूज आए तो क्या होगा? पीपल्स वर बी पैनिक। उसने कहा कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं होने देंगे, ठीक है। और जो एजुकेशनल पीपल थे, दे स्टार्ट रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब आफ्टर 1857 हम 58 लेते हैं, सम पॉलिटिकल organizations were formed. Formed by whom? By educated Indians. Educated Indians. ठीक, जैसे लाइक मद्रास महाजन सभा। हाँ बेटा। सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कौन थे ये? बेटा ये भी एक जो इनिशियल जो लीडर्स थे वो थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी उन्हीं में से एक आते हैं जिन्होंने उसके बाद में ठीक है, तो ही वॉज स्टार्टिंग लीडर्स हु लेड द कांग्रेस, ठीक। और उसके बाद में जो बॉम्बे प्रेसिडेंट, इसके बाद जो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था जो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक। आपसे कहा इस टाइप की जो एसोसिएशंस बने तो वो सब के सब इसलिए थे कि पीपल्स जो है वो क्या कर सके, अपनी वॉइस को रेज कर सके, ठीक। और ये छोटे छोटे थे। हाँ बोलो सर। सर वो मतलब डैम का आविष्कार ब्रिटिशर्स ने किया था ना? किस चीज का? डैम। नहीं, हमारे यहाँ डैम्स पहले से थे, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स का नहीं है। वो जब आप आगे जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि डैम्स का तो जो कंस्ट्रक्शन था बहुत पहले से होता रहा, ठीक है। सो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ब्रिटिशर्स जो थे they have some grievances or some doubt, they have some fears। कैसा fear? that Indian can revolt again। उनको ये डर था। क्या डर था उनको? उनको ये डर था कई इंडियंस दोबारा से रिवॉल्ट ना कर दें, ठीक है। उनको क्या डर था कि इंडियंस जो है वो दोबारा से क्या ना करें, कोई रिवॉल्ट ना कर दें, लाइक 1857। क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग को ये फियर था। इन 1885 a retired civil servant A.O. Hume decide to form a organization
organization which provide a platform for Indians to put their demands. ठीक है बेटा, जिससे क्या हो कि जो अनरेस्ट है वो लीडर्स में ना बने और वो अनरेस्ट फिर कहीं रिवॉल्ट ना क्रिएट कर दे। और जो ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम क्या था, कोई सर बताएगा? एक चीज हाँ है हाँ, बोलो सर, बोलो दीपक। रेटल सिविल सर्वेंट, ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा? बेटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ऑफिस जो काम करते उन्होंने बनाया था ये इंडियन, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और गवर्नमेंट ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी डिमांड्स होंगी वो इस फोरम के थ्रू उन तक आएंगी और वो उसको फॉलो करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इतनी बात सर क्लियर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, फिर बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। ठीक, और यस सर। और इसके जो इनिशियल मेंबर्स थे, ठीक, वाज एस्टैब्लिश व्हेन 22 डेलीगेट्स, इसमें स्टार्टिंग कितने हुए? 72 डेलीगेट्स, 72, हाँ। ठीक है, 72 डेलीगेट्स मेंबर्स आए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सर डेलीगेट्स मतलब? डेलीगेट मेंबर्स जो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयबजी, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक। और इसका जो पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था, ठीक। और पहला सेशन जब मुंबई में हुआ, मुंबई में होने के पीछे पहले इसको पुणे में होना था, लेकिन वहां पर कॉलरा फैला था, तो इसको फिर मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक। आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है कि द फॉलोइंग वाज सम डिमांड रेज्ड बाय इंडियन। अब कांग्रेस के जो पार्ट है, कांग्रेस का जो डिवीजन है, उसको हम जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है पहले 20 इयर्स जो 1885 टू 1905 तक लेते हैं। इस टाइम पीरियड को मॉडरेट टाइम पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट टाइम पीरियड। हाँ बोलो अक्षत, क्या कह रहे हो? ये सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा ना क्या क्या कहते हैं, तो मैं वही बता रहा था, मॉडरेट टाइम पीरियड। मॉडरेट टाइम पीरियड्स कहते हैं। मॉडरेट टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जहां पर, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो लीडर्स थे दे बिलीव्स इन पोलाइट वे, कि हम एप्लीकेशन दें और ब्रिटिशर्स उसको क्या करें, कंसीडर करें, प्यार से, मोहब्बत से, हम ज्यादा कुछ अग्रेशंस ना दिखाएं। इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? सर बोलो बोलो। सर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई लीडर था? आपको जो बताया, WC बैनर्जी, तैयब जी, जो बरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, दे ऑल आर द लीडर्स ऑफ कांग्रेस। पहले ये अलग अलग, यस सर, 72 डेलीगेट्स ना। हाँ 72 डेलीगेट्स थे, दे ऑल आर द लीडर्स। ठीक है समीर? ओके, सर मैं समझ गए ना? तो अब बात करेंगे फिर, अब जो कांग्रेस थी
वो आकर डिवाइड हो गई थी दो पार्ट में। मतलब 1995 में कांग्रेस के अंदर आयुष क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो जरा, एक बार आप बोलो सर। वो क्या है सर, हु इज क्या है दादोबा? पांडुरंग। ये पांडुरंग का क्यों भाई जिक्र कर रहे हो अभी? देखो क्या होता है कि कभी भी एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग लेके चलते हैं, ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपोज करते हैं, उनको मेथड पसंद नहीं आता कभी भी, ठीक है। सो अभी कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि बेटा सबसे पहले 1895 के अंदर लॉर्ड कर्जन, नाम सुना है? लॉर्ड कर्जन divided द बंगाल को डिवाइड किया। यदि आपने ये लीडर्स के नाम पढ़े हो, फिर चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, उसके बाद WC बनर्जी हो, रमेश चंद्र दत्त हो, तो बंगाल जो था बेटा, हाँ बोलो दीपक। सर ये जो आपने अभी लीडर का नाम लिया था वो याद नहीं आ रहा सर, एक बार और बताना। सबसे पहले मैंने कहा था कि रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो आपने सबसे पहले कहा था कि आपने नाम सुना है या नहीं, लॉर्ड कर्जन। सर ये इंडियन थे या ब्रिटिशर्स थे? ये ब्रिटिशर्स थे। लॉर्ड कर्जन जो थे, अभी इसके बारे में बताता हूं मैं, कोई बात नहीं सुना तो भी। 1995 में इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। बंगाल को डिवाइड क्यों किया? कि जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट रेज हो रहे थे, ऑल नेशनलिस्ट मूवमेंट मोस्टली started from Bengal, ठीक है बेटा। So Lord Curzon decide to divide the Bengal into two part। आपको पता है हमारे यहाँ पे जो बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी पूरी, आज की जो क्लास की है। यस सर, ठीक है, मैं इसको अभी कन्वर्ट करके वहां पर डाल दूंगा, तो वहां भी देख सकते हैं। तो आपसे कहा देखो, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जो हमारा पार्ट है उसको वेस्ट बंगाल इसलिए कहते हैं। फिर 1895 में कर दिया गया था इसको डिवाइड दो पार्टों के अंदर, लेकिन इसको 1896 में कैंसिल भी कर दिया गया था ड्यू टू इंडियन प्रोटेस्ट, ठीक। फिर 1905 में अगेन जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार इंडिया के गवर्नर बनकर आए, सो ही डिड इट अगेन, और उसके बाद चेंज नहीं हुआ। और इसलिए जो हमारा पार्ट है वो वेस्ट बंगाल बना, जो आज का बांग्लादेश है दैट इज बिकम ईस्ट बंगाल, ठीक है। वो क्या बन गया? वो बन गया ईस्ट बंगाल। और यहां पर जो पहले कैंसिल हुआ, हाँ बोलो बेटा। सर जो इंडिपेंडेंसी हुई थी जब, फिर 1947 के बाद इंडियंस ने, जब तो ब्रिटिशर्स ने तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो फिर इंडियंस ने बंगाल को फिर एक पार्ट में क्यों नहीं किया था, मतलब एक बंगाल? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, उस टाइम पर वो पार्ट मुस्लिम्स का था, ठीक है। तो मुस्लिम्स का था, तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि जहां मुस्लिम्स ज्यादा है वो पाकिस्तान बनेगा, तो फिर ये वाला पार्ट ईस्ट पाकिस्तान बना, ठीक है। इसलिए फिर उसको कैसे हम एक करते। और तीसरे थे विपिन चंद्र पॉल। ये जो लीडर्स थे, विपिन चंद्र पाल, तो इनको इंडियन हिस्ट्री के अंदर लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 1895 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका अपोज
किया था। ठीक, तो ये जो लीडर्स थे इनको एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स कहा गया, या तो इनको रेडिकल्स के नाम से जाना गया या एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, इनके नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि भैया जब हमारा देश है, ये कहते थे अंग्रेजों देश छोड़ दो, हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि हमें कैसे रूल करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं थे, इन्हें पता था ब्रिटिशर्स वही काम करते हैं कि जो क्या होगा जिससे उनको फायदा हो, वो डिमांड मांगते हैं कि जिससे उनको फायदा हो रहा है, ना कि वो डिमांड जिससे इंडियंस को फायदा हो। ठीक है बेटा, अब 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, सो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास